सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डोडियाज एकेडमी। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं नोडल एनालिसिस की, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ की। किरचॉफ्स करंट लॉ का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं पुराने वीडियोस में दे चुका हूं। आज हम यहां पर सीखेंगे कि किस तरह से केसीएल को अप्लाई किया जाता है वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें केसीएल अप्लाई करना है, नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना है, और नोडल एनालिसिस या फिर केसीएल की मदद से हमें इन सभी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू को पता करना है। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है और आपको जो भी डाउट्स है या फिर जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, सो दैट मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ केसीएल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रखा है कि एक सर्किट है आपके पास और यहाँ पर आपको सभी ब्रांचेस, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू पता करना है विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ केसीएल। देखिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो, जस्ट सिंपल ऐसा लिख रखा हो कि डिटरमाइन द करंट्स इन द ऑल ब्रांचेस, अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि आपको क्या करना है, कौन सी मेथड अप्लाई करना है, तो आप पूरी तरह से फ्री है। आप जो आता हो आपको, चाहे आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें, चाहे आप थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करें, व्हाट एवर जो भी आपको इजी गोइंग लगता है उसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आज आपके साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, सो किरचॉफ्स करंट लॉ की अगर बात करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी नोड पर अगर हम अप्लाई करें या फिर एनालिसिस करें तो वहां पर टोटल करंट आपका हमेशा जीरो होता है, यानी कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इन एट एनी नोड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट हमेशा बराबर होता है आउटगोइंग करंट के। अगर हम किसी भी नोड पर या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी नोड पर हम बात करते हैं तो हमेशा आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा बराबर रहेगा। सो द टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट एट एनी नोड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये बेसिकली स्टेटमेंट है, दो लाइनों में अलग अलग तरीके से कहा गया है केसीएल को। यहां पर हम बात करेंगे जब भी हम केसीएल अप्लाई करते हैं, जब भी हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर टेक्निक को, उस तरीके को क्या कहा जाता है, नोडल एनालिसिस कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है या फिर कहा जाता है कि केसीएल अप्लाई करें तो भी हमको किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है, या फिर क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि नोडल एनालिसिस की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उस केस में भी आपको केसीएल ही अप्लाई करना है। तो केसीएल कहें या फिर नोडल एनालिसिस कहें, दोनों एक ही बात होगी। नोडल एनालिसिस कहने का कारण यह है कि बेसिकली जब भी हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो केसीएल हमेशा नोड पर अप्लाई किया जाता है। केसीएल में जब हम एनालिसिस करते हैं वो नोड पर की जाती है, दैट्स व्हाई इस केसीएल को हम नोडल एनालिसिस भी कह रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है और उस फॉलो करके ही हमको आगे चीजें बढ़ना है। सबसे पहले जब हम केसीएल की बात करते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो स्टेप 1 में हमको यहाँ पर फिगर आउट करना होता है कि कितने नोड है इस पर्टिकुलर सर्किट में। नोड क्या होते हैं, नोड की डेफिनेशंस वगैरह मैं पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जहां पर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पर भी तीन ब्रांचेस, तीन या फिर तीन से ज्यादा ब्रांचेस आके मिल रही हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नोड कहेंगे। बेसिकली अगर आप हम देखें तो वहां पर उस पर्टिकुलर नोड पर या फिर पॉइंट पर जहां पर करंट या तो डिवाइड हो रहा हो या फिर करंट अलग अलग करंट आके मिल रहा हो, सम अप हो रहा हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी नोड कहा जाएगा। तो हमें जब भी हमें चेक करना होगा कि नोड क्या है, किस तरह से पता करेंगे, तो हम या तो करंट को चेक कर सकते हैं, अगर करंट डिवाइड हो रहा है या फिर करंट जुड़ रहा है तो वो पॉइंट नोड कहला जाएगा, या फिर हम ये नंबर ऑफ ब्रांचेस वहां पे काउंट कर सकते हैं। मिनिमम 3 ब्रांचेस है, 3 या फिर 3 से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो वो आपका नोड हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर बात करें, मैं इनका नामकरण कर देता हूं अलग अलग पॉइंट्स का। पॉइंट की अगर बात करें, देखिएगा पॉइंट जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पर भी आप पॉइंट आउट करते हैं, जहां पर भी आप उस किसी भी पोजीशन को लोकेट करते हैं वो पॉइंट हो जाता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर मेरे मार्कर को यहाँ, पेन को यहाँ रखूं तो ये एक ए पॉइंट हो जाएगा, बी इज द सेकंड पॉइंट, सी इज अनदर पॉइंट, डी, ई, जहां जहां मेरी इच्छा हो रही है मैं उसको नामकरण करता जा रहा हूं। और देखिएगा कि इस तरह से मैंने कई सारे यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, और भी ज्यादा पॉइंट आप चाहे तो कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। पॉइंट की अगर बात कर ली, अब ये पॉइंट नोड है कि नहीं ये हमें चेक करना है। अगर चेक करें ए पर्टिकुलर पॉइंट पर तो आप चेक करके देख सकते हैं कि ए पर 2 ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही होगी। टेक्निकली देखा जाए तो वो एक ही ब्रांच है, लेकिन अगर
अगर आपका फर्स्ट अपीयरेंस जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2 ब्रांच आपको देखने को मिल रही होगी, तो ये नोड नहीं हो सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा नोड क्या होगा, नोड पर कम से कम 3 ब्रांच होना चाहिए, नोड पर करंट या तो डिवाइड होना चाहिए, नोड पर करंट आके सम अप होना चाहिए। ठीक है, बी की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 ब्रांच आपको देखने को मिल रही होगी, और अगर आप देखें तो यहाँ का कोई करंट आ रहा होगा, इधर से कोई करंट आ रहा होगा, और यहाँ पे करंट जा रहा होगा। तो कुल मिला के अलग अलग करंट्स हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये जो करंट्स आपके सम अप हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर बी पॉइंट को, ये जो पॉइंट बी है, इसको आप नोड कह सकते हैं। इन द सेम मैनर तो सी इज द नोड, क्योंकि यहां पर भी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो 3 है, इस कारण से इसे भी नोड कहा जाएगा। ठीक है, डी नोड नहीं होगा क्योंकि यहां पर 2 ब्रांचेस है, न तो करंट डिवाइड हो रहा है न करंट सम अप हो रहा है। इस तरह से ई को अगर आप चेक करें तो यहां पर भी 2 ब्रांचेस है, तो ये नोड नहीं होगा, लेकिन एफ एक नोड हो जाएगा, जी एक नोड हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो यहां पर 3 ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही है। एक चीज और हमको याद रखना है कि 2 नोड के बीच में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, 2 नोड का वोल्टेज अगर सेम है, 2 पास नोड अगर है, उनका वोल्टेज एक जैसा है, उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई इंडक्टर है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई किसी प्रकार का सोर्स है, तो वो दोनों नोड एक ही नोड कहे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F और G है ये अपने आप में एक ही नोड है। ठीक है, मैं इनको एक ही नोड कंसिडर करने जा रहा हूं कुल मिला के, क्योंकि जो वैल्यू F की है वही वैल्यू G की भी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के F और G अपने आप में एक नोड होगा। मैं इसको सेंटर में यहां पर लिख लेता हूं, इसको मैं नाम देते FG। सो FG इज दी अनदर नोड। तो कुल मिला के इस सर्किट में मैंने A से लेकर H तक ABCDEFGH ये अलग अलग पॉइंट लिए थे। उन पॉइंट्स को हमने देखा कि यहां पर कुल मिला के केवल 3 नोड आपको देखने को मिल रहे हैं, A B C और FG, ये 3 नोड आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप जो हमने अभी बात करी थी कि नोड फिगर आउट करना है, हमको कितने नोड है सर्किट में ये पता करना है, वो हम कर चुके हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इन नोड में से किसी एक नोड को हमें रेफरेंस नोड कंसिडर करना होगा। रेफरेंस यानी कि जब भी हम यहाँ पर कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे तो किसी के रेफरेंस में की जाएगी, उस नोड को हम किसी एक पर्टिकुलर नोड को रेफरेंस नोड कंसिडर करेंगे और उस नोड को ग्राउंड कर दिया जाएगा। उस नोड को अगर बात करें तो वहां के वोल्टेज की वैल्यू को हम 0 मान के चलेंगे, 0 कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हमारे कैलकुलेशन को हम आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो नोड दे रखा है उसको हम रेफरेंस नोड कंसिडर कर लेते हैं। ये जो FG है इसको हम रेफरेंस नोड कंसीडर करेंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि जो ये FG नोड है ये आपका रेफरेंस नोड है और यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमारे पास 2 प्रिंसिपल नोड बचे हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग नोड्स है उनको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल नोड कहेंगे। अगर ये चीज हमको याद रखना, कोई पूछे नोड्स, प्रिंसिपल नोड्स क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल नोड्स जहां पर हम वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रेफरेंस नोड जहां पर हम वोल्टेज की वैल्यू को 0 मान चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास नोड बी और नोड सी ये क्या है, प्रिंसिपल नोड है, और इन्हीं प्रिंसिपल नोड्स पर हमको अब किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है, केसीएल अप्लाई करना है। चूंकि हमारे पास 2 नोड है तो 2 इक्वेशन आपके सामने आएगी। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा नोड बी पर। सो लेट अस अप्लाई केसीएल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड बी। जब नोड बी पर हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये मानना होगा कि हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है VB। ठीक है, यहां पर हमें वोल्टेज की वैल्यू मानना होगी तभी हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें मानना होगी, उसकी हम बात कर लेते हैं क्या क्या मानना होगा। देखो केसीएल सॉरी केसीएल कहता क्या है, केसीएल ये कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। तो हमें करंट यहां पे एज्यूम करना होगा। करंट क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं तो करंट हमें पता होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये हमको एज्यूम करना होगा। तो हम मान से चलते हैं, देखिए जो भी हम मानेंगे वो सही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर गलत हुआ तो जो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपकी गलत हुई तो आंसर जो नेगेटिव में आ सकता है, डायरेक्शन वगैरह की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो देखिएगा, और जो भी हम मान रहे हैं बेसिक कुछ फंडामेंटल लॉ अप्लाई करके मानेंगे। देखिए पॉइंट बी पर
तीन ब्रांचेस है और तीन करंट अलग अलग ब्रांच से आ रहे होंगे या फिर जा रहे होंगे या फिर कुछ करंट आ रहे होंगे कुछ करंट जा रहे होंगे, हम मान लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे अगर हमारे पास कोई क्लू नहीं है डायरेक्शन एज्यूम करने का तो हम क्या है कि करंट को आउटगोइंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल आप याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई क्लू नहीं है करंट की डायरेक्शन एज्यूम करने का तो आप ब्लाइंडली करंट को आउटगोइंग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्लू दे रखा हो तो फिर आपको थोड़ा सा उसको नजरअंदाज नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर एक बैटरी दे रखी है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, उसका प्लस पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट ए पर 20 वोल्ट होगा प्लस का। ठीक है, 20 वोल्ट होगा प्लस का। और हम ये भी जानते हैं कि जो करंट होता है वो बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। यानी कि हमको इतना समझ में आ रहा है कि इस ब्रांच का जो करंट है वो नोड बी की तरफ आएगा, लेफ्ट वाली ब्रांच का करंट इनकमिंग करंट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बचे इन दोनों की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास कोई क्लू नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपके पास कोई क्लू नहीं है तो आप करंट को आउटगोइंग मान सकते हैं। तो कुल मिला के हमने ये कहा कि ये करंट है आपका I1 जो कि नोड बी पर आ रहा है, ये करंट है आपका I2 ये बी से जा रहा है, और ये करंट है I3 ये भी आउटगोइंग करंट है। ठीक है, कुल मिला के मेरे पास दो आउटगोइंग करंट है और एक इनकमिंग करंट है नोड बी पर। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ KCL पर्टिकुलर at point B? The total incoming current is always equal to the total outgoing current. So KCL states what? Total incoming current is equal to the total outgoing current. So what is the total incoming current? Incoming current is only I1, and what is the sum of outgoing current, which are I2 plus I3. So let us write the value of these currents. Let us write the value of this current. So I1 is what? बेसिकली अब यहां पर भी हमको कुछ बेसिक जो रूल है पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, या फिर अगर हमें करंट की डायरेक्शन गिवन हो तो हम ये कह सकते हैं कि करंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पोटेंशियल हायर है और जिधर जा रहा है वो पोटेंशियल लोअर है। एक बार आप यहां पर देखिए, करंट आपका ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ए का जो पोटेंशियल वो ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है, यानी कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। ए का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, बी का पोटेंशियल कितना है VB, यानी कि I1 करंट क्या हो जाएगा, I1 करंट हो जाएगा 20 माइनस VB डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस विच इज 20 ओम। अब ये कैसे आ गया, ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है। ओम्स लॉ करंट क्या कहता है, करंट I इज इक्वल टू दी V बाई R। जिस ब्रांच का हमको करंट पता करना है उस ब्रांच का वोल्टेज डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। यहां का हमको करंट पता करना था, यहां का वोल्टेज VA माइनस VB हो जाएगा, ये हमने लिखा, और यहां का करंट 20 ओम हो गया। सो करंट I इज इक्वल टू दी V बाई R, और V जो है हमको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट का एनालिसिस करके हमको मिल चुका है। सो I1 बेसिकली क्या आ गया आपके पास 20 माइनस VB डिवाइडेड बाय 20। नाउ लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ I2। I2 क्या, अगेन हमको पता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। करंट B से C की ओर फ्लो हो रहा है, यानी कि VB इज ग्रेटर देन VC। VC हमने अभी तक नहीं माना है, तो मान लीजिए कि पॉइंट C है, यहां पर वोल्टेज है VC। सो VB is greater than VC and current I2 will be equal to the voltage divided by resistance। जहां पर करंट I2 पता कर रहे हैं वहीं का वोल्टेज डिवाइडेड बाय वहीं का रेजिस्टेंस। तो VB माइनस VC डिवाइडेड बाय यहां का रेजिस्टेंस, दैट मींस दी 15 ओम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2 एंड नाउ लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ I3। अगेन हमको पता है कि यहाँ का वोल्टेज 0 है और हमने ये मान रखा है कि B का वोल्टेज VB है। अब VB की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली जो VB की वैल्यू ज्यादा होगी 0 से। सो ऑब्वियसली जो करंट हम देख सकते हैं, करंट हमने आउटगोइंग भी माना है, तो VB इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर 0। सो VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। Current I is equal to the voltage divided by resistance, and what is the value of voltage? That is the VB minus 0, and what is the value of resistance? That is 10 ohm. So current I3 will be equal to the VB minus 0 divided by what? 10 ohm. सो बहुत ही सिंपल चीजों से की मदद से, कुछ बेसिक हमारे ओम्स लॉ और बेसिक कंसेप्ट की मदद से हमने ये करंट्स की वैल्यू को लिखा है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं
तो बेसिक हम यहाँ पे एलसीएम अप्लाई करके एलसीएम इसका अगर चेक करेंगे तो आपको 60 एलसीएम मिल जाएगा, और 60 में एलसीएम ले लेता हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो पहले मैं इस इक्वेशन पर थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। ओके, लेट अस रीअरेंज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। So this will be like VB minus VC divided by 15 plus VB divided by 10, एंड ये जो होल टर्म है ये इधर में लेके आऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, सो 20 माइनस VB divided by 20 equal to the 0. And let us write the LCM of this particular configuration. So LCM will be 60, एंड 60 जब मैं एलसीएम ले रहा हूं तो यहां पर ये 3 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, तो ये होगा 3VB माइनस 3VC। बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, वही हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस विल बी 6VB एंड माइनस, ओके यहां पर 20 है तो 3 से अगेन सॉरी ये 60 था, वहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना था। दिस इज 4VB माइनस 4VC, आई एम सॉरी, ओके। एंड यहां पर 20 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 60 माइनस 3VB, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी 0, 4VB प्लस 5VB एंड दिस विल बी प्लस, सो 5 प्लस 3 8VB, ओके। ये प्लस इसलिए होगा कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो इसको हमको 3VB को प्लस लिखना होगा। तो मैंने सबको जोड़ा, 4 और 1 5 और 3 8VB हो गए हैं। और जब मैं VC की बात करूंगा तो VC मेरे पास केवल एक VC है, दैट इज 4VC, एंड दिस होल कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू दी 60। सो कुल मिला के मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। इसको मैं इस तरह से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि 4VB माइनस 2VC इक्वल टू दी 30, या फिर 4 5, ये सही था क्या? दिस इज 4 एंड दिस इज 6VB, वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ गड़बड़ आ रहा है। सो प्लस दिस इज 6VB एंड 60, ओके। अगेन अगर जोड़े तो कितना आ रहा है, 4VB प्लस 6VB 10VB, और ये 13VB आपके पास कुल मिला के आ रहा है 13VB, एंड दिस इज माइनस 4VC इक्वल टू 60। सो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये यहीं पर आपका सैचुरेशन मोड में आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, मेरे पास आ रहा है 13VB माइनस 4VC इक्वल टू 60। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपको नोड बी पर केसीएल अप्लाई करने पे मिल रही है। इन द सेम मैनर वी जस्ट नीड टू राइट डाउन द second equation by applying the KCL at node C. So let us apply KCL at node C. Apply KCL at node C, and let us consider the value of voltage at node C is VC. and यहां पर आप हमारे पास जो डायरेक्शन, जो करंट की वैल्यूज नहीं है उनको हमको मानना पड़ेगा। तो देखिएगा, हमने पहले भी कहा है कि अगर कोई क्लू नहीं है तो करंट की डायरेक्शन आउटगोइंग मान सकते हो। अगर क्लू दे रखा है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बैटरी है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होता है बैटरी के माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ये जो करंट है आपका I4, ये इनकमिंग करंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई क्लू नहीं है तो आप इसको कह दें I5, जो कि आउटगोइंग हो जाएगा। कुल मिला के इस पर्टिकुलर नोड C पर I2 और I4 करंट इनकमिंग करंट होंगे और I5 करंट आउटगोइंग हो जाएगा। सो KCL क्या कहता है? KCL कहता है total incoming current equal to the total outgoing current. So what are the values of incoming current? These are the I2 plus I4, and only I5 current is outgoing current, so it will be I5. Okay, so what is the value of I2? I2 की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले लिखी है, that is VB, ये यहां पर लिखी थी, इसी को हम अगेन लिखना होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। VB minus VC divided by what? 15. So this is I2. I4 एक नई चीज आ गई है तो I4 की वैल्यू को भी लिख लेते हैं। अब अगेन यही कंसेप्ट यूज होगा। ये बैटरी है, इसका प्लस टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पर प्लस 10 वोल्ट वोल्टेज होगा और करंट यहां से D से C की ओर फ्लो हो रहा है, यानी कि दिस 10 वोल्ट voltage is higher as compared to this point VC. So 10 minus VC divided by 10.
करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जिस ब्रांच का करंट पता कर रहे हैं उसी ब्रांच का वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसी ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच का वोल्टेज क्या हो जाएगा 10 माइनस वीटी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10। सो करंट I4 विल बी इक्वल टू दी 10 माइनस VC divided by 10. This is equal to the I5. I5 is equal to the VC divided by 10 simply. So this is the equation और इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 30 आ जाएगा और 30 पहले इसको रीअरेंज करके फिर एलसीएम लेते हैं तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन। सो VB minus VC divided by 15 plus 10 minus VC 10 minus VC divided by 10 minus VC divided by 10, and now let us write the LCM. So LCM is 30 and this will be 2VB minus 2VC plus 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 minus 3VC and yes again 3 minus 3VC, and this whole configuration is equal to the 0. So ultimately we are having 2VB minus 2VC minus 3VC which is equal to the minus 5VC minus 3VC minus 8VC. So minus 8VC equal to the what? Equal to the minus 30. Okay, so second equation मेरे पास क्या मिली है, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है, इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो इट इज -2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, -2VB plus 8VC equal to the 30. This is equation second. So this is your equation second, -2VB plus 8VC इक्वल टू दी 30। दो इक्वेशन आपके पास आ गई है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हमने पढ़ रखा है कि दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल कौन कौन से, VB और VC, दो वेरिएबल हो, दो इक्वेशन हो, तो आप इसको इजीली मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पर ये इक्वेशन तो जो मेरे पास मिली है, एक बार इनको वापस से यहाँ पर लिखना चाहूंगा। इक्वेशन 1 मुझे क्या मिली है, इक्वेशन 1 है 13VB minus 4VC equal to the 60. This is equation number 1, and the equation number 2 is minus 2VB plus 8VC equal to the 30. This is equation 2, and with these two equations we can solve these equations and calculate the value of voltages. So मेरे पास यहाँ पर इज ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है, आप इनको आराम से सॉल्व करिएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है इनको, और यहाँ पर आपके पास VB और VC की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB? VB मेरे पास यहाँ पे आया है 6.25 वोल्ट। ओके, सो VB जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 6.25 वोल्ट, एंड VC मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है एंड इसकी वैल्यू है 5.31। ओके, सो दिस इज 5.31 वोल्ट। सो बेसिकली मेरे पास दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू आ गई है, VB और VC की। अब आप चेक करके देखिएगा, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें सारे करंट पता करना है, सारे करंट की वैल्यू को पता करना है। ठीक है, तो हमने लगभग सारे करंट की फार्मूले हमारे पास है, I1 है, I2 का फार्मूला है, I3 का फार्मूला है मेरे पास, और I4 का फार्मूला है, I5 का भी है। तो इन्हीं को हमको अगेन यहाँ पर लिखना है। I1 का फार्मूला मैंने क्या लिखा था, सो दिस इज द फार्मूला फॉर द I1 विच इज 20 माइनस VB डिवाइडेड बाई 20। सो मेरे ख्याल से आपको ये नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको, चलिए तो इतना अभी आप लिखिए, मैं वापस से पूरा ये जो कंटेंट लिखा है इसको रफ कर देता हूं, और VB करंट के सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। सो इतना अगर आपने समझ लिया है, देख लिया है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिख ले, फिर इसको हम रफ कर रहे हैं क्योंकि अदर पार्ट्स की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो ओके, सो इसको मैं रफ कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मुझे इसकी I4 I5 के फार्मूले की आवश्यकता होगी। ओके, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, इसको भी रफ कर देता हूं मैं, एंड इसको रफ करके ये वाला पार्ट मैं यहां लिख लेता हूं
कि I2 I1 is this one, I2 is this one, and I3 is this one, and I4 is 10 minus VC divided by 10, and I5 is simply VC divided by 10. So log. Okay. So again rub this one. So let us write the values of I1, I2, I3, I4, I5 and I5. Okay. So what is the expression for the I1? I1 is 20 minus VB divided by 20. And what is the value of VB? That is 6 minus 2.5. 6 minus 6.25. So 20 minus 6.25 divided by 20. यहां से आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी. I2, what is the equation for the I2? I2 is VB minus VC divided by 15. So what is VB? VB is 6.25 minus what is VC? 5.31 divided by 15. So यहां से आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी. And I3 VB divided by 10, that is 6.25 divided by 10. यहां से आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी. And I4 will be 10 minus VC divided by 10. So 10 minus what is VC? 5.31 divided by 10. यहां से आप I4 की वैल्यू लिख सकते हैं. And I5 will be C divided by 10, which is, VC divided by 10, that is 5.31 divided by 10. एंड यहां से आप जो है इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं. सो मेरे पास वैल्यूज जो है करंट की ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है. मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपकी रेफरेंस के लिए, आप इनको आराम से कैलकुलेट करिएगा. सो I1 इज व्हाट? I1 वी आर हैविंग 0.6875. सो दिस इज 0.6875 एम्पियर. यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा. यूनिट अगर नहीं लिखते तो 1 नंबर कटता है एग्जाम में. इस चीज को ध्यान रखिएगा. I2 की वैल्यू मेरे पास आएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.625. 1 second. I2 is what? VB minus VC. So this is 0.625. 0.0625. 0.0625 चेक कर लीजिएगा. एंड दिस इज 0.625. सिंपल सा है. 10 से डिवाइड करेंगे एंड 10 माइनस 5.3 4.69 डिवाइडेड बाय 10. 4.69 डिवाइडेड बाय 10 समथिंग आ जाएगा आपका 68. ओके. 10 माइनस VC. वेयर इज 10 माइनस VC? सो दिस इज 0.46. 0.46 एम्पियर. एंड VC डिवाइडेड बाय 10. Where is VC divided by 10? 5.31 or so. Simply, it is simply very simple, 0.531. So these are the values of current, and like this we can apply the KCL, Kirchhoff's current law and nodal analysis. उम्मीद करता हूँ ये पूरा कैलकुलेशन, पूरी प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी. और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिएगा. मैं आने वाली क्लासेस में और भी मजेदार और ट्रिकी प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा. अगर आपने किरचॉफ्स करंट लॉ का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं. और ओम्स लॉ अगर देखना चाहे तो उसको यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद. नमस्कार.